हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री का 10th लेक्चर करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी और इटली किस तरह बने। जर्मनी और इटली पहले बहुत सारे छोटे छोटे देशों में बटे हुए थे, फिर लास्ट में उनको मिला करके एक नेशन बनाया गया, जर्मनी और इटली दोनों को। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। अभी हम लोग आगे आने वाला टॉपिक में पढ़ेंगे किस तरह जर्मनी की आर्मी ने ही जर्मनी को जोड़ने का थी, किया जर्मनी को जोड़ा है। After 1815, the nationalism in the Europe moved away from its association with the democracy and the revolution. 1848 के बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर में जो सेंट पॉल चर्च में एक पार्लियामेंट को बनाया गया था, उसको मोनार्क ने भंग कर दिया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स मतलब भावना, वेर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स को हिंदी में रूढ़िवाद बोला जाता है। For promoting state power and achieving political dominance over Europe. कंजर्वेटिव के द्वारा हमेशा राष्ट्रीय भावनाओं का इस्तेमाल डोमिनेंस और कंट्रोल पाने के लिए किया गया, अपने पावर को बढ़ाने के लिए किया। किस तरह वो लोग अपने पावर को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे? जैसे अगर हम लोग इलेक्शन का बात करें तो इलेक्शन में नेता हम लोगों को वो सारे सपने दिखाता है जो हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोगों के सामने में उस तरह की मांग रख देता है जिसकी तरफ हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। उसी तरह वहाँ के जो मोनार्क थे, कंजर्वेटिव्स थे, उन लोगों ने नेशनलिज्म भावना का पूरा इस्तेमाल किया, क्योंकि नेशनलिज्म की ओर बहुत सारे लोग खींचे चले आ रहे थे। This can be observed in the process by which the Germany and Italy came to be unified. किस तरह वो लोग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि जर्मनी और इटली को उन्होंने यूनिफाई कर दिया था, जोड़ दिया था। बहुत सारे नेशनलिस्ट का ये मानना था कि देश को टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, देश को एक बड़ा भूभाग में रहना चाहिए। जैसे कि जिप्सी मजनी का ये मानना था कि जर्मनी इटली को पूरा यूनिफाई करना चाहते थे जिप्सी मजनी। तो ये एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था जिसका इस्तेमाल कंजर्वेटिव ने किया और जर्मनी को यूनिफाई किया। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास। आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेशनलिस्ट फीलिंग सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों में था, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into the national state governed by an elected parliament. 1848 में इन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट बनाया था सेंट पॉल चर्च में, लेकिन लास्टली उस पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया। This liberal initiative to the national building was however repressed by combined force of monarch and military, supported by a large landowner of Persia. लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सपना था नेशनलिस्ट का, उसको दबा दिया गया। मोनार्क और सेना दोनों ने मिल करके उसको दबाया, और इसके साथ पर्शिया के राजा और लैंड ऑनर्स भी थे, और यहाँ के लैंड ऑनर, पर्शिया के लैंड ऑनर्स को चंकर्स कहा जाता है। From then on, Persia took on the leadership of the movement for the national unification. इसके बाद पर्शिया ने हमेशा एक लीडरशिप बनाया रखा नेशनल यूनिफिकेशन में। Its chief minister Otto von Bismarck was architect in this process, carried out with the help of the Persian army and bureaucracy. Otto von Bismarck जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ऑटो von Bismarck, वो आर्मी के साथ देश को बनाते हैं, इसीलिए ऊपर में लिखा गया था कैन आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। 3 war over 7 years within Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification. 7 साल में 3 युद्ध लड़ा पर्शिया, एक ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ और एक फ्रांस के साथ, और तीनों में पर्शिया ने विजय हासिल किया। In January 1871,
The Persian king William I was proclaimed German emperor in the ceremony held at Versailles. 1871 में जो पर्शिया के किंग थे विलियम वन, उसको जर्मनी का ताज पहना गया था कि अब वो जर्मनी का सम्राट है। इससे पहले भी जर्मनी ने पर्शिया के किंग को वहाँ के राजा बनने का ऑफर किया था। जब जर्मनी ने पार्लियामेंट बनाया था तो पर्शिया के किंग को उन्होंने ऑफर किया था कि आप हमारे देश का राजा बन जाइए, लेकिन वहाँ एक लिमिटेशन था। किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन का। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम करना पड़ता। अभी भी ये जर्मनी का राजा बन चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता। ऑन ए bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising a prince of the German state, conservative of the army, important Persian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of the Mirror in the place of Versailles to proclaim a new German empire headed by the Caesar William I of Persia. यहाँ मतलब जो पर्शिया के किंग को जो राजा बनाया गया था, सम्राट बनाया गया था जर्मनी को, कहाँ पे बनाया गया था? इनको बनाया गया था, ये जो सेरेमनी हुआ था जिसमें से इनको जो सम्राट घोषित किया गया था, ये सेरेमनी वर्साइल्स में हुआ था। और मिरर ऑफ हॉल्स, इसको हिंदी में शीश महल कहा जाता, हॉल ऑफ मिरर्स यानी शीश महल। और जिस दिन को ये हुआ था 18 जनवरी 1871, वो एक बहुत उस दिन कड़ाके का ठंड था। और ये जो सेरेमनी हुआ था, इस सेरेमनी में पर्शिया के बहुत सारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑटो von बिस्मार्क और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स उसमें शामिल हुए थे। The nation building process in the Germany had demonstrated the dominance of the Persian state power. नेशनल, लास्ट में जर्मनी को यूनिफाई तो कर दिया गया, लेकिन इसके ऊपर अभी भी डोमिनेंस पर्शिया का ही रहा। A new state placed a strong emphasis on the modernization, the currency, banking, legal and the judicial system in the Germany. जो नया राजा बना था, मतलब जो विलियम वन, कैसियर विलियम वन जो नया राजा बना था, उसने मॉडर्नाइजेशन पर बहुत जोर दिया। पर्शियन measures and the practices were often become the model for the rest of the Germany. जो पर्शिया में जो चीज़ होता था धीरे धीरे वही जर्मनी में भी लागू हो जाता था। क्यों? क्योंकि जर्मनी पर अब तो राज तो पर्शिया ही कर रहा है। अब हम लोगों का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक इटली यूनिफिकेशन करने वाले हैं। जर्मनी यूनिफिकेशन हम लोग देखें, वहाँ के सेना ने, आर्मी और ऑटो von बिस्मार्क ने किस तरह जो जर्मनी को यूनिफाई किया था उसको हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग इटली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक बार हम लोग शॉर्ट समरी कर लेते हैं इसमें से पूरा पैराग्राफ में हुआ क्या। 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर जर्मनी में एक पार्लियामेंट को बनाया जाता है, लेकिन जर्मनी को उस पार्लियामेंट को लास्ट में जर्मनी के लोग पर्शिया के राजा को वहाँ का राजा बनाना चाहते थे, और पर्शिया के राजा ने इसका अपोज किया और पर्शिया के राजा अपने सेना के साथ उस पर हमला कर देता है और लास्ट में जर्मनी को जीत के जाता है। जर्मनी को जीतने के बाद उसने अपना एक खास चीफ मिनिस्टर को भेजा, ऑटो von बिस्मार्क को, ताकि वो पूरे जर्मनी को यूनिफाई करते, एक बना दे, क्योंकि जर्मनी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको वो एक बनाना चाहते थे। इसके बाद जब जर्मनी एक बन गया तो 1871 में विलियम वन को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया और ये पूरा समारोह वर्साइल्स में हुआ था। इसके बाद के आगे आने वाले कई सालों तक जर्मनी पर्शिया के अंदर में ही रहा और पर्शिया जर्मनी के साथ साथ और कई देशों को हरा चुका था, जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इन 3 देशों को पर्शिया हरा चुका था। और इन 3 देशों के साथ उसने 7 साल के भीतर में युद्ध किया और तीनों को ही हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा बात था। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।